नमस्कार। सबसे पहले तो आज के इस सत्र में जुड़ने वाले सभी दर्शकों को धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम एक गंभीर और नए तरह के साइबर अपराध डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम समझेंगे कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। जैसा कि आप जानते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, गांव से लेके शहर तक, हर कोई इंटरनेट और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है। आज तकनीक ने हमारे जीवन को सरल और आसान बना दिया है, बट कुछ लोग इस तकनीक का गलत इस्तेमाल करके ठगी, धोखाधड़ी और साइबर अपराध जैसे कामों को अंजाम दे रहे हैं। तो आज के सत्र में हम जानेंगे कि इनसे कैसे बचा जाए और जागरूकता कैसे दूसरों को भी जागरूक किया जाए। पहले हम जानते हैं कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है क्या और इसकी स्थापना किसने की। गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है, जो देश भर में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संभित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए कार्यरत है। इसकी मेन दृष्टि भारत के नागरिकों के लिए एक सुरक्षित साइबर स्पेस का निर्माण करना है, ताकि वो अच्छे से तकनीक का इस्तेमाल कर सके। इसका मेन मिशन देश में साइबर अपराधों की रोकथाम, पहचान, जांच और अभियोजन के लिए एक प्रभावी ढांचा तैयार करना है। आइए हम जानते हैं डिजिटल अरेस्ट क्या है। डिजिटल गिरफ्तारी एक नए प्रकार की ऑनलाइन ठगी है, जिसमें साइबर अपराधी कानून प्रवर्तन एजेंसियां जैसे सीबीआई, आरबीआई, ईडी या साइबर सेल का रूप धारण कर पीड़ितों को डराते हैं और उनसे पैसे या संवेदनशील जानकारी हासिल करते हैं। इसे डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल गिरफ्तारी क्यों कहा गया है? यह गिरफ्तारी डिजिटल इसलिए कहलाती है क्योंकि पूरा धोखा ऑनलाइन होता है। इसमें अपराधी वीडियो कॉल, फर्जी दस्तावेज और कानूनी कार्रवाई की धमकियों के जरिए लोगों से पैसा ऐंठता है। डिजिटल गिरफ्तारी ठगी को समझना। पीड़ित को फर्जी कॉल आती है। कॉल करने वाला खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताता है। उसे दावा किया जाता है कि पीड़ित किसी गैरकानूनी गतिविधि या पहचान की चोरी में शामिल है। अपराधी पीड़ित को डराकर पैसे ट्रांसफर करने या निजी जानकारी साझा करने को कहता है। उसे ठग अपनी नकली आईडी और वीडियो कॉल और सरकारी लोगों का उपयोग करता है, ताकि उसका भरोसा जीता जा सके और वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। बच्चों के लिए कुछ गोल्डन रूल्स जो कि उन्हें डिजिटल गिरफ्तारी के अगेंस्ट सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आइए उस पर नजर डालते हैं। अपनी निजी जानकारी को गोपनीय रखें, किसी से शेयर ना करें। अगर कभी आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो फौरन 1930 पर कॉल करके या अपने किसी बड़े से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। मजबूत पासवर्ड अपनाएं और पेरेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल करें। डिजिटल गिरफ्तारी के सामान्य संकेत। आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई कॉल आप पर आ रही है? तो वो डिजिटल अरेस्ट की कॉल हो सकती है। वो एक फर्जी कॉल भी हो सकती है। आइए हम संकेत पर नजर डालते हैं। कॉल करने वाला कहता है कि वह साइबर क्राइम पुलिस या आरबीआई से है। फर्जी पहचान पत्र या वीडियो कॉल में नकली पुलिस बैकग्राउंड दिखाता है। डिजिटल केस, ऑनलाइन एफआईआर, वीडियो जांच जैसे शब्दों का उपयोग करता है। तुरंत भुगतान की मांग करता है, ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। अगर कभी आपको कोई फर्जी कॉल आए और आपको उसमें वो वास्तविकता प्रकट करने के लिए, सपोज वो पुलिस वाला बन के आपको कॉल करता है, तो वो आपको स्टेशन का बैकग्राउंड दिखाएगा, ताकि आपको ये वास्तविक कॉल लगे और आप उसके झांसे में आ जाए। यह कैसे काम करता है? प्रारंभिक संपर्क। शुरुआत में वह खुद को पुलिस, कस्टम या साइबर विभाग के नाम से कॉल या संदेश देता है। वह आप पर झूठा आरोप लगाता है कि आपका आधार या बैंक खाते में कुछ गलत लेन-देन हुआ है और किसी अपराध से ये जुड़ा हुआ है। धमकी और अलगाव। पीड़ित को कहा जाता है कि किसी से बात ना करे और वीडियो कॉल पर रखा जाता है। जितनी देर वीडियो कॉल चलेगी, उतनी देर में वह अपने मंसूबे को कामयाब करने में कामयाब होगा और आपका विश्वास जीतने में भी कामयाब होगा कि आपको लगे कि ये असली कॉल है। वसूली करना। जुर्माना या जमानत के नाम पर वह आपसे भुगतान की मांग करता है। अपना काम निकलने पर, पैसे मिलने पर वह ठग गायब हो जाता है। सामान्य कहानी रेखाएं। कुछ सामान्य कहानी रेखाएं जो है प्रदर्शित करते हैं
कि डिजिटल अरेस्ट के केस में वो आपके सामने क्या-क्या उदाहरण पेश करेगा या किस तरह के उदाहरण डिजिटल अरेस्ट का पार्ट हो सकते हैं। पार्सल इंटरसेप्शन, इसमें कहा जाता है कि आपके नाम पर पार्सल में वैध वस्तु मिली है। जैसा कि आज के ज़माने में हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है, ऑर्डर करता है, तो वो पार्सल इंटरसेप्शन का भी यूज़ करके आपको कॉल करके ये कह सकता है कि आपके नाम से कोई पार्सल आया है, जिसमें कोई इल्लीगल चीज़ डिलीवर हुई है या आप उसमें शामिल हैं। वो आपको इसके नाम से डराएगा। परिवार का फंसाना, वह आपको कॉल करके यह भी कह सकता है कि आपका कोई नज़दीकी, आपका कोई परिवार का दोस्त, भाई, कोई भी किसी अपराध में शामिल है, उसे छुड़ाने के लिए वह आपसे पैसे की माँग करेगा। आधार या फ़ोन दुरुपयोग, कहा जाता है कि आपका आधार या मोबाइल किसी अपराध में प्रयोग हुआ है। सपोज़ कहीं पे चोरी हुई है, तो वो आपको कॉल करके यह बोलेगा कि आपका मोबाइल नंबर या आपका आधार कार्ड हमें उस लोकेशन पे मिला हुआ है, आप भी इसमें इन्वॉल्व है। वो आपको डराएगा, तो कृपया इसमें डरिए मत, उसकी बातों में फंसिए मत। अश्लील सामग्री का प्रयोग, आपसे कहा जाता है कि आपके नंबर से अश्लील सामग्री भेजी गई है। फर्जी अदालत कार्रवाई, वह वीडियो कॉल पर नकली जज बन के आपको कोर्ट रूम का बैकग्राउंड दिखा के आपको डराएगा और आपको कुछ दस्तावेज भी दिखाएगा ताकि आप यकीन कर लें। वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप, इसमें पीड़िता को बताया जाता है कि वे धन शोधन या कर चोरी जैसी वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में जांच के अधीन है। जैसे कि आपको पता है कि हर कोई आईटीआर फिल करता है, तो वो आईटीआर के केस में भी आपको डरा सकता है और आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है। ठग डराने धमकाने की रणनीति अपनाते हैं और दावा करते हैं कि सहयोग न करने पर तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। आपके सामने मैं कुछ वास्तविक घटनाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि हाल फिलहाल में देश के अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरह के लोगों के साथ हुई है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट हो। ये सभी घटनाएं आपको ठगों की रणनीति को समझने में और उसका क्या रिजल्ट आता है, आप उसमें कैसे फंस सकते हैं, उसको समझने में मदद करेगी। ऐसी एक वास्तविक घटना है फरीदाबाद की अक्टूबर 2023, जिसमें एक महिला को एक फर्जी कॉल आता है और वो खुद को कस्टम विभाग का अधिकारी बताता है। वह उससे कॉल करके कहता है कि आपके नाम पर पार्सल में नकली पासपोर्ट और मानव तस्करी से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। वह उसे वीडियो कॉल करके महिला से बात करता है। वीडियो कॉल पर वह खुद को पुलिस अधिकारी और जज जैसा दिखाता है, जो असल में ठग थे। डिजिटल कस्टडी में रखने और 57 शुल्क 50,000 की मांग की गई। वह लड़की पुलिस अधिकारी या जज को देख के उसकी बातों में फंस गई और उसने उसकी झूठे चीजों पर विश्वास कर लिया। पैसे भेजने के बाद ठग गायब हो गए। इससे हमें सीख क्या मिलती है? डर और भ्रम पैदा कर भरोसे का माहौल बनाना डिजिटल गिरफ्तारी का पहला कदम है। कभी भी ऐसी कॉल पर हमें डरना नहीं चाहिए, संयम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि डर रखने से जितना हम डरेंगे, हमारी सोच उतनी ही कम हो जाएगी और सामने वाले को आप पर हावी होने का मौका मिलेगा। तो ऐसे केस में कभी डरना नहीं चाहिए, थोड़ा-सा संयम बना के सोचना चाहिए। दूसरी घटना नोएडा और लखनऊ की है, जिसमें एक आईटी इंजीनियर 50 साल की महिला जो कि तकनीक से वाकिफ थी, वो भी इसके जाल में फंस गई। उसको कॉल आया कि आपके नाम के पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। मुंबई पुलिस अधिकारी और सीबीआई अधिकारी बनकर उसे वीडियो कॉल की गई। नकली दस्तावेज और एफआईआर दिखाकर डिजिटल जांच की गई। नोएडा पीड़िता से 11.11 लाख और लखनऊ इंजीनियर से 3.7 लाख ठगे गए। सीख, सरकारी अधिकारी कभी भी किसी कार्रवाई के लिए आपको वीडियो कॉल करके जांच नहीं करेंगे। तीसरा मामला एक डॉक्टर और एक वरिष्ठ नागरिक का है। आपको इसमें यह पता चलेगा कि कैसे अपराधी आपके प्रोफेशन का, व्यवसाय का यूज करके जिस चीज में आप कार्यरत हैं, उसका रेफरेंस लेके भी आपको ठग सकता है या रणनीति बना सकता है। डॉक्टर रुचिका टंडन एसजीपीजीआई लखनऊ में कार्यरत हैं। उन्हें कॉल आया कि इनके फोन नंबर से 22 शिकायतें दर्ज की गई। उन्हें वीडियो कॉल के जरिए सीबीआई अधिकारी बनकर बात की गई। उनसे कहा गया कि आपके बैंक खाते से मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ऐसा झूठा दावा किया गया। उन्हें डर और धमकी में आकर उन्होंने 2.81 करोड़ रुपए ठगों को भेज दिए। बाद में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की, बट उससे पहले उनको वो पैसे दे चुकी थी। सेम केस एक उद्योगपति एसपी ओसवाल का है, जो कि एक फेमस ब्रांड के ऑनर थे। 82 वर्षीय उद्योगपति से सुप्रीम कोर्ट राज के नाम पर 7 करोड़ ठगे गए।
ठगों ने डिजिटल कोर्ट, जज और सीबीआई अधिकारी का नाटक किया। सीख, डिजिटल कोर्ट, ऑनलाइन जांच या वीडियो जमानत जैसी कोई प्रक्रिया भारतीय कानून में अस्तित्व में नहीं है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि वीडियो जमानत, कोई आपसे कहता है कि मैं आपको किसी केस से छुड़ाने के लिए जमानत दे दूंगा, बेल दे दूंगा वीडियो पर, आपकी ऑनलाइन जांच की जाएगी, या आपको जज जैसे लोग दिखाई देते हैं जो आप पे कार्रवाई कर रहे हैं, आपसे बोलते हैं सेटलमेंट करने के लिए, तो आप याद रखिए कि भारतीय कानून में डिजिटली प्रक्रिया करने का कोई प्रावधान नहीं है। जो भी होगा आपसे फेस टू फेस होगा। पुलिस वाले आपके पास कोर्ट समन भेजेगा या वो आपसे खुद मिलने आएंगे। डिजिटल नाम का कोई भी जांच नहीं होती है। इन सभी घटनाओं से कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि ठगों ने क्या रणनीति अपनाई और उनका उद्देश्य क्या था। डर और धमकी, उनका उद्देश्य मानसिक दबाव बनाना था ताकि वो पैसे निकाल सके। सरकारी पहचान का झूठा उपयोग, भरोसा जीतना, सरकारी पहचान दिखाकर वह सामने वाले का भरोसा जीतते हैं कि जो कॉल की गई है वो असल में असली कॉल है। वीडियो कॉल पर नकली अधिकारी, वीडियो कॉल पर वो खुद को नकली अधिकारी बनाकर दिखाएगा, दस्तावेज प्रस्तुत करेगा ताकि आपको लगे कि जो कॉल है वो वास्तविक है। वह फिर बाद में केस रफा दफा करने के लिए आपसे पैसे मांगेगा, और जो कि ठगों का मेन उद्देश्य है। सीख, हमें सीख क्या मिलती है इन सब उदाहरण को देखने के बाद? कि किसी भी डिजिटल गिरफ्तारी या वीडियो को कोर्ट कॉल पर विश्वास ना करें। असली अधिकारी कभी भी वीडियो कॉल पर कोई जांच नहीं करते। कभी आपको लगता है कि आप डिजिटल गिरफ्तारी में फंस गए हैं तो घबराइए मत। जितना जल्दी हो सके 1930 या cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें। डिजिटल गिरफ्तारी की तरह एक और स्कैम जो आजकल एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक स्कैम है वो है ऑनलाइन निवेश ठगी। इसमें युवाओं को ज्यादातर निशाना बनाया जाता है जो कि कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और प्रॉफिट और लालच में फंसते हैं। ऑनलाइन निवेश ठगी में फर्जी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ऊंचे और बिना जोखिम वाले मुनाफे का दावा करती है। नकली डैशबोर्ड पर झूठे लाभ दिखाए जाते हैं। सीमित ऑफर या एक्सक्लूसिव अवसर जैसे वाक्य कहे जाते हैं। फर्जी सरकारी या सेलिब्रिटी समर्थन का उपयोग विश्वास बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं आज का युवा सेलिब्रिटीज को बहुत फॉलो करता है, उनके द्वारा दिखाए गए विज्ञापनों को भी फॉलो करता है। तो अपराधी अपनी नई नई तरह की सोच रख के लोगों को कैसे ठगा जाए अपने तरीके बदलता है। उनमें से हम कुछ तरीके आगे देखेंगे कि वो क्या क्या तरीके अपनाता है। निविष्ट ठगी का तरीका, वो क्या क्या तरीके अपनाता है हम देखते हैं। आकर्षण, सोशल मीडिया या मैसेज के जरिए उच्च लाभ के प्रस्ताव। सोशल मीडिया पर वो आपको मैसेज के थ्रू नए नए ऑफर जैसे मैसेज देगा ताकि आप लालच में आए। फर्जी प्लेटफॉर्म बनाएगा, नकली एप्स या वेबसाइट जहां झूठे मुनाफे दिखाए जाते हैं। दबाव, गारंटी 200% रिटर्न या सीमित समय प्रस्ताव कहकर लालच दिया जाता है। भुगतान और अवरोध, निवेश के बाद निकासी रोक दी जाती है और अतिरिक्त टैक्स मांगा जाता है। निकास, प्लेटफॉर्म गायब हो जाते हैं, ठग नया नाम लेकर फिर से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग भी करता है, सोशल मीडिया में एक्टिव भी रहता है। उसमें वो डिफरेंट तरह के ऑनलाइन स्कीम प्रेजेंट करते हैं जिसमें लालच दिया जाता है कि आप इस चीज में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डबल फायदा होगा। इसमें लोग फंसते हैं और अपना पैसा गवा देते हैं। कुछ वास्तविक उदाहरण है जैसे कि हाईवॉक्स ट्रेडिंग ऐप घोटाला, दिल्ली 2024 का मामला है जिसमें हाईवॉक्स नामक मोबाइल ऐप को सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बताया गया। लोगों को कहा गया कि 1000 निवेश करें, हर दिन 100 का लाभ मिलेगा। ऐप पर नकली डैशबोर्ड बनाकर झूठे मुनाफे दिखाए गए। जब लोगों ने पैसे निकालने की कोशिश की तो सिस्टम मेंटेनेंस का बहाना बना दिया। बाद में ऐप और वेबसाइट दोनों गायब हो गए। इससे नुकसान क्या हुआ? हजारों लोगों के लाखों रुपए डूब गए। सीख, फर्जी ऐप्स का सबसे बड़ा संकेत आसान कमाई और त्वरित लाभ। कभी भी आपको अगर कोई ऐप ये शो करती है कि आप इसमें इतना पैसा लगाइए, आपके पैसे को डबल कर दिया जाएगा, तो ऐसी किसी भी ऐप पर भरोसा ना करें, वो फर्जी ऐप हो सकती है। दूसरा उदाहरण है टेलीग्राम द्वारा ठगी। जैसा आपकी जानते हैं कि आज के टाइम पे क्रिप्टो एक बहुत ही वेल नोन टॉपिक है, तो ठगों ने क्रिप्टो प्रॉफिट इंडिया नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया। प्रतिदिन स्क्रीनशॉट साझा किए गए, देखो आज 5000 कमाए, सिर्फ 2000 लगाओ और 2 दिन में 4000 पाओ जैसी बातें की गई। शुरू में छोटे भुगतान कर दिए गए ताकि भरोसा बढ़े। जब लोगों का भरोसा ठगों ने जीत लिया
लोगों ने अपनी ज्यादा राशि को उसमें लगाना चालू किया। जैसे ही उन्होंने ज्यादा पैसे लगाना चालू किया, अकाउंट बंद कर दिए गए। नुकसान, देश भर में सैकड़ों लोग फंसे। सीख, शुरुआत में भुगतान करके भरोसा जीतना यह पॉन्जी पैटर्न का हिस्सा कहलाता है। कोई भी ऐसी स्कीम जिसमें ये कहा जाता है कि आप इतने पैसे लगाइए, आपको इतना फायदा मिलेगा, ये एक पॉन्जी पैटर्न का हिस्सा है जो कि ठगों ने फॉलो किया। फर्जी क्रिप्टो निवेश, जैसा कि आप जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, मोस्टली युवा या ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं, तो यहाँ पर भी ठगों ने फर्जी ऐप और मैसेज को सर्कुलेट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोगों को अपना निशाना बनाया जा सके। लोगों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर क्रिप्टो फ्यूचर नामक स्कीम चलाई। दावा किया गया कि 10,000 निवेश करें, हर हफ्ते 5,000 का मुनाफा। वेबसाइट और ऐप दोनों विदेशी दिखाए गए, अंग्रेजी नाम विदेशी के झंडे के साथ दिखाए गए। निवेश के बाद वेरिफिकेशन फीस, विड्रॉल टैक्स के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगे गए। अंत में वेबसाइट बंद कर दी गई। इसमें वो क्या करते हैं कि आपको पहले पैसे लगाने के लिए बोलेंगे, फिर आपका पैसा ही निकालने के लिए वो कुछ कंडीशन अपनी लगा देंगे कि वेरिफिकेशन फीस आपको करना पड़ेगा, विड्रॉल टैक्स लगेगा। इसके नाम पर वो आपसे पैसे भी ले लेंगे और आपने जो पैसा लगाया वो तो चला ही जाएगा। सीख, विदेशी दिखने वाली साइट और क्रिप्टो में गारंटेड प्रॉफिट 100% ठगी के संकेत है। तो किसी भी ऐसी ऐप पर जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है, उसे क्रॉस वेरीफाई किए बिना उसके ऑथराइज अकाउंट से आप उसको फॉलो मत करिए। नकली सेलिब्रिटी प्रमोशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आज के युवा सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, उनके द्वारा दिखाए गए एड और प्रोडक्ट पर भरोसा करते हैं। ठगों ने इसका भी इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी वीडियो कॉल चलाए गए जिसमें प्रसिद्ध हस्तियों के डीफेक वीडियो दिखाए गए। उनमें कहा गया, मैंने इस ऐप में निवेश किया है और मुझे दोगुना रिटर्न मिलेगा। ये वीडियो एआई से बनाए गए थे। लोगों ने भरोसा करके निवेश किया और सब पैसे गायब हो गए। सीख क्या मिलती है हमें इससे कि किसी भी विज्ञापन में दिखाया गया सेलिब्रिटी प्रमोशन पहले आधिकारिक अकाउंट से सत्यापित करें। किसी भी सेलिब्रिटी का कोई ऑथराइज अकाउंट होता है, आधिकारिक अकाउंट होता है, आप उस पर पहले चेक करिए, या उस ब्रांड के ऑथराइज अकाउंट पर आप चेक करिए कि ये ऐसा कोई प्रमोशन किया भी है या नहीं, उसके बाद आप उसे फॉलो करिए। कानूनी कार्रवाई, दिल्ली पुलिस ने 2024 में हाईवॉक्स और अन ट्रेडिंग एप्स के खिलाफ केस दर्ज किया। आई4सी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने फर्जी निवेश वेबसाइट की सूची जारी, कई ठगों को क्रिप्टो ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग के जरिए पकड़ा गया। चेतावनी संकेत और लाल झंडे, कुछ चेतावनियां जो हमें ठगों के चंगुल में फंसने से बचा सकती हैं, वह आप देखेंगे इसमें कि बिना जोखिम के ऊंचा मुनाफा, यह हमेशा धोखा धोखा है। अगर आपको कहीं ये इस टाइप का मैसेज दिखता है कि बिना जोखिम के आप पैसे कमाइए, अपनी इनकम डबल करिए, तो ये एक स्कैम हो सकता है, इससे बचिए। अप्रमाणित वेबसाइट या ऐप से निवेश करने से बचें। फर्जी ऐप को फॉलो ना करें, उस पर निवेश करने से बचें। पैसा निकालने से पहले टैक्स या शुल्क मांगा जाए तो सतर्क रहें। डर या जल्दबाजी में निर्णय के लिए उकसाया जाता है। ये सारे संकेत हैं जो कि आपको डिजिटल अरेस्ट या ऑनलाइन स्कैम का पार्ट बनने से बचा सकते हैं। सावधानियां, क्या क्या सावधानियां हम इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को बरतनी चाहिए, आइए हम स्लाइड में देखते हैं। किसी भी कानून प्रवर्तन कॉल को आधिकारिक हेल्पलाइन से सत्यापित करें। किसी भी ऑनलाइन केस के लिए पैसे ट्रांसफर ना करें। निवेश करने से पहले सेबी आरबीआई वेबसाइट पर जांच करें। अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले सेबी या आरबीआई की ऑथराइज साइट पर जाइए और चेक करिए कि इस टाइप का कुछ मैसेज सर्कुलेट भी किया है या नहीं। दो स्तरीय प्रमाणीकरण सक्षम करें और सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। अपने फोन को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए और पासवर्ड भी चेंज करते रहना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल संगठनों के लिए क्या क्या चेतावनियां हैं? नियमित साइबर जागरूकता कार्यशाला कराएं। स्कूल्स और संगठन को अपने एम्प्लॉयज और बच्चों के लिए कुछ टाइम इंटरवल में नियमित साइबर जागरूकता कार्यशालाएं चलानी चाहिए ताकि उनको पता चले कि किस तरह का स्कैम अभी चल रहा है और उससे क्या क्या बचाव अपनाने चाहिए। कर्मचारियों को सोशल इंजीनियरिंग के खतरों से अवगत कराएं। कर्मचारियों को सोशल इंजीनियरिंग के तरीकों के बारे में शिक्षित करें। उनको बताना चाहिए कि सोशल इंजीनियरिंग में क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, सेफ्टी के लिए कैसे यूज करना है। इससे टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को अपडेट करते रहना चाहिए। कोई भी अगर संदिग्ध गतिविधि होती है, चाहे वो स्कूल में हो या फिर संगठन में हो,
अगर लगता है तो बच्चों को अपने बड़ों से कहना चाहिए, अपने टीचर्स के साथ शेयर करना चाहिए। संगठन में अगर कभी किसी एम्प्लॉय को ये दिखता है कि उसके संगठन के नाम पर एक कोई फर्जी ऐप चल रही है या मार्केटिंग की जा रही है, तो उसकी तुरंत सूचना अपने कंपनी के हेड को या अपने सीनियर्स को शेयर करना चाहिए। और कंपनी को भी अपनी रजिस्टर्ड साइट पर या मैसेज लोगों में सर्कुलेट करना चाहिए कि इस नाम की कोई भी स्कीम हम नहीं चला रहे हैं, कृपया करके इस पर भरोसा ना करें, ताकि आम लोग इससे जागरूक हो सके। डिजिटल गिरफ्तारी, ऑनलाइन निवेश ठगी से कैसे बचें? डिजिटल गिरफ्तारी और ऑनलाइन निवेश ठगी दोनों ही डर और लालच का फायदा उठाते हैं। शांत रहें और हर दावे की जांच आधिकारिक माध्यमों से करें। किसी भी संदिग्ध संदेश, कॉल या वेबसाइट की तुरंत रिपोर्ट करें। जागरूकता ही साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सबसे मजबूत रक्षा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको लगता है कि आप किसी फर्जी कॉल का शिकार हो रहे हैं, तो आप उसमें डरे नहीं और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में किसी भी चीज का लालच करें नहीं। आप थोड़ा संयम बनाइए, आराम से सोचिए, उसके बाद आंसर दीजिए, उसके बाद कुछ एक्शन लीजिए। किसी भी अननेसेसरी लिंक पर क्लिक मत करिए। और अगर गलती से आपने कोई कॉल अटेंड कर ली है या वीडियो कॉल अटेंड कर ली है, तो ज्यादा देर तक उसमें कनेक्ट मत रहिए। जितना जल्दी हो सके उसे डिस्कनेक्ट करिए। अगर आप कभी किसी केस में फंस गए हैं, तो जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट के पोर्टल cybercrime.gov.in पर खुद को रजिस्टर करें, अपनी कंप्लेन रजिस्टर करें। अन्यथा 1930 जो कि एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करके भी आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में जाके भी या फिर बैंक ग्राहक सेवा में भी संपर्क करके आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं या अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि cybercrime.gov.in गवर्नमेंट पोर्टल पर जाके आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें अगर आपको लगता है कि कोई फर्जी नंबर है, सस्पेक्ट का कोई नंबर है, वो भी आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं कि इसके नाम से पहले से कोई कंप्लेन या ये कोई फर्जी नंबर तो नहीं है। उसकी डिटेल भी आप इस साइट पे जाके देख सकते हैं। 1930 पर रिपोर्ट करें। गृह मंत्रालय ने लोगों के लिए, आम नागरिक के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है। आज के डिजिटल युग में साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने और उनसे निपटने के लिए एक समर्पित प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पहले से कई अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। यह हेल्पलाइन नंबर आई4सी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित साइबर स्पेस स्थापित करना है। साइबर फ्रॉड से किसी संबंधित किसी भी सहायता के लिए आप 1930 नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं। क्या करें और क्या ना करें? शांत रहें, सोच समझ कर निर्णय लें, तुरंत रिपोर्ट करें और प्रमाण सुरक्षित रखें। जैसे आपको किसी कॉल को आपने अटेंड कर लिया, फर्जी कॉल को, तो आप एविडेंस अपने पास रखिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग करिए, ताकि वो आपकी मदद करे। जब आप अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करेंगे, तो वो एविडेंस मदद करेंगे आपकी कंप्लेन रजिस्टर करने में। परिवार और सहकर्मियों को जागरूक करें। अगर कभी आपके साथ ऐसा केस हो जाए या आप उससे बच जाएं, तो ये चीज आप अपने नजदीकी लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने एम्प्लॉय से शेयर करें, ताकि वो भी इस केस को समझें, ऐसे आपराधिक मामलों से वो अपने आप को बचा सके। जागरूक, और वो भी किसी और को जागरूक करें इन सारी चीजों से। क्या ना करें? किसी को पैसे ट्रांसफर ना करें, व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें, लंबे वीडियो कॉल पर ना रहें, संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। किसी ने कहा है, अगर आपको कोई कॉल आता है, कोई आपसे कहता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग या ऑनलाइन फ्रॉड में फंसे हैं और आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाएगा, तो आप याद रखिए कि भारत में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। यह सिर्फ डराकर पैसे ठगने की चाल है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम होने पर ओटीपी, पर्सनल डिटेल्स या पैसे कभी ना दें। कभी भी अपनी कोई जानकारी शेयर नहीं करना चाहिए किसी भी अननोन कॉल पर। आप ये कुछ ऑफिशियल चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप जागरूक भी रहेंगे और अपने आप को इन अपराधों में गिरने से बचा भी सकते हैं। साइबर दोस्त को फॉलो करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। सरकार ने भी लोगों को जागरूक करने के लिए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ पहल करती रहती है। तो आइए नजर डालते हैं सरकारी पहल पर। डिजिटल गिरफ्तारी ठगी पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। अखबारों, मेट्रो, घोषणाएं, सोशल मीडिया, प्रसार भारती, आकाशवाणी के तहत लोगों में जागरूकता अभियान फैलाए जाते हैं, ताकि वो समझ सके कि इस तरह के नए नए साइबर अपराधियों द्वारा किए जा रहे हैं और वो उससे कैसे बच सकते हैं। आई4सी के सोशल मीडिया अकाउंट साइबर दोस्त को आप फॉलो करें, एक्स ट्विटर को पे जाके फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम साइबर दोस्त आई4सी को आप फॉलो करें। गवर्नमेंट द्वारा सार्वजनिक आयोजन भी किए जाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट द्वारा, एम्प्लॉयज द्वारा रोड शोज भी किए जाते हैं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन अपराधों के खिलाफ जागरूक किया जा सके। निष्कर्ष, कानून प्रवर्तन एजेंसियां कभी भी ऑनलाइन पैसे की मांग नहीं करती।
किसी भी धमकी भरे संदेश की प्रामाणिकता हमेशा जांचें। इन सभी स्लाइड्स के आधार पर मैं निष्कर्ष ये निकल के आया है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि कोई भी कानून एजेंसी ऑनलाइन कभी भी पैसे की मांग नहीं करेगी आपसे। कोई भी डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। इसलिए आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सतर्क नागरिक ही सुरक्षित भारत की पहचान है। मुख्य संदेश: डर और लालच साइबर अपराधियों के दो सबसे बड़े हथियार हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जागरूक नागरिक ही सुरक्षित भारत की पहचान है। अपने आप को इन अपराधों से आप बचाएं। I4C की गवर्नमेंट वेबसाइट पर आपको साइबर सुरक्षा जागरूकता हेतु लघु फिल्में, ऐसे शॉर्ट क्लिप्स काफी मिलेंगे। ऐसे ही काफी वीडियोज आपको मिलेंगे जो कि उजागर करेंगे कि साइबर अपराधी कैसे कैसे नए नए तरीकों से लोगों से पैसा वसूलने के लिए स्कीम चलाते हैं।